हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.38 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करने होंगे। व्हाट इज़ नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। सबसे पहले नंबर पे बाइनरी नोड होता है जिसे आपने कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को लंबा करता है। ठीक है, बाइनरी नोड एक ऐसा नोड है जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने वैसे कर दिया। उसके बाद आता है हायर और सरफेस नोड जिन्हें हमने कंसिडर करना होता है। हायर नोड वो पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है और सरफेस नोड वो नोड है जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखो बच्चों, ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा हायर नोड है जहाँ पे दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच हो रही है। तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद ये मेरे पास एक तीसरा हायर नोड है जहाँ पे ये हायर नोड है या सरफेस नोड है, सरफेस नोड है क्योंकि देखो एक रजिस्टर की तीन रजिस्टर्स की और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। तो चार चीज़ों की वायर अटैच है, तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच। तो ये एक सरफेस नोड है। तो यहाँ पे V3 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या कंडीशन है जी कि ये नीचे एक पूरी होल हमारे पास सरफेस है जहाँ पे सिर्फ एक नोड बन रहा है। एक इस रजिस्टर की वायर अटैच हो रही है, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक इस वोल्टेज सोर्स की, यानी ये एक सरफेस नोड है, चार चीज़ों की वायर अटैच है। तो इस पूरी बाउंड्री पे ये मैं आपको समझाने के लिए बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, आपने नहीं करनी क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर का क्या कहने का मतलब है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जहाँ तक बाउंड्री ड्रा है ना, इसके हर पॉइंट पे सेम वोल्टेजेस होंगे। अब आपको पता है केसीएल वगैरह लगाने के लिए उस वक्त तक एक सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं करता जब तक उसमें से एक नोड को ग्राउंड ना किया जाए। तो अभी तक हमने कोई ग्राउंड नोड मेंशन नहीं किया और ग्राउंड हमेशा हम नीचे वाली सतह को ही समझते हैं। तो डैट्स वाई हम इसी नोड को ग्राउंड कर देंगे। ये जो हमारे पास चौथे नंबर पे सरफेस नोड आया, ये मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है जी, अब बारी आती है वी नॉट कैसे मालूम होगा, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारा वी नॉट है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले तो हम ऐसे इक्वेशन लिख लेते थे कि वी नॉट जब अननोन वोल्टेजेस दो नोड्स के सेंटर में होते थे, हम जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से लिख लेते होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे वी नॉट जो है वो दो नोड्स के सेंटर में नहीं आ रहा, उसके दो नोड्स के सेंटर की बजाय वो देखो ये नोड यहाँ पे है, ये नोड यहाँ पे है और इनके सेंटर में एक रेजिस्टर भी मौजूद है। तो लिहाजा इस तरह से तो इसकी इक्वेशन नहीं लिखी जाएगी। अब आप पता क्या करोगे, इस वायर के अंदर एक करंट को फ्लो करवा के उसको मालूम करके ओहम्स लॉ की मदद से इसको मालूम करोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ फार्मूला, ज़रा गौर करना। मैं इस वायर के अंदर एक डायरेक्शन में लाइक लिविंग फॉर्म में एक करंट मेंशन कर देता हूँ I1 के नाम से। ठीक है जी, ये आपने मेंशन कर लेनी है। आप चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में मेंशन करो, लेकिन ज़्यादा बेटर है आप लिविंग रख लो ताकि आपका कंसेप्ट सेम रहे। तो देखो बच्चों अगर आप I1 को मालूम कर लेते हो ना तो आप V0 को मालूम कर पाओगे। मैं बताता हूँ कैसे, ज़रा देखें। I1 का फार्मूला क्या बनता है? I1 का फार्मूला ये बनता है, जिस नोड में से ये लीव कर रही है उस नोड के वोल्टेज पहले आ जाएंगे और आगे माइनस आ जाएगा। आपको पता है लिविंग करंट फार्मूला क्या होता है, ये लिविंग करंट फार्मूले से ही लिखी जाएगी। ये इस नोड में से लीव कर रही है, इसी वजह से इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे मैंने माइनस लिख दिया। अब ये दो रजिस्टर्स में से गुजर के आगे जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाती है। तो ये आ गया V3 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में वो आ जाएगी बटे में जो कि है 2K प्लस 4K, यानी दो रजिस्टर आए हैं। तो ये इसका फार्मूला बन गया V3/6K। ठीक है जी, अगर मुझे अब I1 मालूम हो जाएगी इस फार्मूले से तो देखो फिर I1 की मदद से मैं V0 मालूम कर सकता हूँ। V0 का फार्मूला बनेगा V0 इज़ इक्वल टू, ओहम्स लॉ लगने लगा। देखें ओहम्स लॉ कहता है V इज़ इक्वल टू IR। तो लिहाजा IR के अकॉर्डिंग, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4K है इस वोल्टेज सोर्स की, तो 4K आ गया रेजिस्टेंस। करंट बच्चों मैं बाद में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि करंट एक साइन के साथ आएगी। जोन से टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है ना अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस वोल्टेज सोर्स में, हम उस टर्मिनल के साइन के साथ इस करंट को लिखेंगे। अब देखो करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, डैट्स वाई ये प्लस में पुट की जाएगी। अगर ये माइनस में एंटर करती तो हम लिखते हैं माइनस I1। तो डैट्स वाई ये डायरेक्शन में हमारे पास मैटर करती है। अगर आप डायरेक्शन दूसरी रखते तो इक्वेशन भी ये वाली चेंज होती, 0 माइनस V3 लिखा जाता और यहाँ पे माइनस I1 लिखा जाता। ठीक है, इस तरह ये असल में कंसेप्ट होता है।
तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया जो आपको चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले V3 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होगी। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट भी लग रहा है। जब दो नोड्स के सेंटर में वोल्टेज सोर्स आ जाता है और दोनों नोड्स जो हैं वो अननोन हो, तो वहाँ पे सुपर नोड लगता है। लेकिन जब ऐसा हो कि दो नोड्स के सेंटर में वोल्टेज सोर्स भी पड़ा हो और उन दोनों में से कोई एक नोन वैल्यू हो, तो वहाँ पे सुपर नोड का कंसेप्ट नहीं लगता। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मिल जाती है। आप देखो, V1 और ग्राउंड नोड के दरमियान में एक आ गया है वोल्टेज सोर्स जो कि है 6 वोल्ट। इन दोनों में से एक की वैल्यू हमें पता है जो कि 0 है, तो लिहाजा हम इसमें से एक वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू। तो देखो, यहाँ से V1 की आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है जी, ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। अब बारी आ जाती है V2 और V3 के कंसेप्ट की। तो देखो, V2 और V3 की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान एक ऐसी वायर मौजूद है जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। बच्चों, सुपर नोड के लिए ये कंडीशन है कि सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, उस वायर के अंदर कोई और चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए। यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर रजिस्टर लगा होता फिर सुपर नोड नहीं था लगना। सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा दो वोल्टेज नोड्स के सेंटर में, तो डैट्स वाई यहाँ पे सुपर नोड लगेगा। तो सबसे पहले आप ड्रा करोगे सुपर नोड की बाउंड्री। तो इसकी इक्वेशन लिखोगे सुपर नोड की। जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि 6 है। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाओगे? इक्वेशन नंबर 2 आपने मतलब बनानी होती है ना, जब जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस बना के आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर सॉल्व करते हो। तो इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए आपको सुपर नोड की बाउंड्री के ऊपर KCL लगाना पड़ेगा। यानी कि अब सुपर नोड की बाउंड्री में देखो कितनी वायर्स आ रही हैं, एक ये सेंटर वाली, एक ये ऊपर वाली, एक ये, टोटल 6 वायर्स हैं। तो लिहाजा इन 6 में से एक वायर का निचोड़ तो निकल चुका है इस इक्वेशन में, टोटल पीछे 5 रह गई। 5 वायर्स के ऊपर हमने KCL लगाना है, यानी कि हर एक उस वायर की करंट लिखनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई KCL एट सुपर नोड। तो बच्चों, KCL कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितना करंट एक नोड के अंदर एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो इज इक्वल टू की एक साइड पे हमने एंटरिंग करंट्स लिखनी होती हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो मैं इज इक्वल टू की हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग लिखता हूँ। और जिस वायर की करंट का आपको नहीं ना पता होता, वहाँ पर आप लिविंग करंट फार्मूले के तहत आप उसकी करंट लिखते हो। अब देखो, ये सुपर नोड की बाउंड्री है, इसके ऊपर KCL लगा है। तो देखो, ये वाली वायर छोड़ के आपने सब उन वायर्स की करंट लिखनी है जो उसके घेरे में आ रही हैं। पहले नंबर पे तो ये वायर आ रही है 6 किलो ओम वाली, तो मुझे इसकी करंट का नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा। मैं इस नोड में से करंट को लीव करवा दूंगा। जब इस नोड में से करंट निकलेगी तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। जिस नोड में से करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। V2 माइनस जाके करंट एंटर हुई V1 में, तो V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि है 6 के। इसी तरह से आप इस वायर के ऊपर भी लिविंग करंट फार्मूला, तो V2 माइनस 0, क्योंकि जाके 0 में एंटर हुई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। लिविंग करंट फार्मूला तो आप समझ ही गए हो, एक दफ़ा नहीं तो मैं इधर भी आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, V3 की अब इस साइड पे आ जाते हैं क्योंकि उनकी हमने करंट लिख ली है। पहले मैं लिखना चाहूँगा ये ऊपर वाली वायर की करंट। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ। V3 माइनस, जिस नोड में से आप करंट लीव करवाते हो उसी वक्त उस नोड की वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। V3 माइनस, आगे जाके करंट जिस नोड में एंटर करती है उसके वोल्टेज, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आपने बटे में लिख देनी होती है, वो आई है 4K। उसके बाद ये वाली वायर आ जाती है, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V3 माइनस जाके 0 में एंटर हुई, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, जो कि है अपने पास कितनी जी, 12K। ठीक है जी। अब ये मैं इसको प्लस का साइन कर रहा हूँ, मैंने इज इक्वल टू लिखा हुआ था तो ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया है थोड़ा तरतीब बना के। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वायर ये वाली बचती है, तो यहाँ पे भी मैं करंट को लीव करवाऊँगा V3 में से, तो लिहाजा लिखा जाएगा V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई 2 रजिस्टर्स में से गुजरेगी और जाके नोड में एंटर कर जाएगी 0 में। तो जिन 2 रजिस्टर्स में से गुजरी है उन दोनों का सम बटे में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि एंट्रिंग करंट है ही को नहीं, तो लिहाजा एंट्रिंग करंट वाली साइड पे 0 आ गया।
अब देखो बच्चों, आपने ना इसका जो एलसीएम बन रहा है ना, उससे इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो इसका क्या एलसीएम बन रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसका एलसीएम 12 के बन रहा है, क्योंकि 12 के ही एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में अगर इस पूरी इक्वेशन को ज़रब दूँ तो इसका बटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिहाजा मैं यही करने लगूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 12 के आपने एक साइड पे लिख देना है, और जो आता है मल्टीप्लाई करने से बस वही लिखना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है। यहाँ पे जब 12 के ज़रब होगा, किलो किलो से कैंसिल, 6 एक बार 6, 2 बार 12, 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा। यहाँ पे 12 के पूरे का पूरा कट, तो ऊपर सिंपल नंबर आ जाएगा V2। यहाँ पे 12 के से 4 1 4 3 तो लिहाजा 3 ऊपर ज़रब खा जाएगा। तो यहाँ पे 12 के फिर से पूरे का पूरा कट, तो सिंपल V3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 के ज़रब होगा तो 6 1 6 2 12, क्योंकि नीचे 6 बन रहा है, तो 2 V3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब यार इनको इकट्ठा कर लो, V2 वाले नंबर्स को पहले, 2 1, ये कितना हो गया, 2 और 1 3 V2 या ना, बस जी 3 V2। फिर V3 वाले इकट्ठे कर लें, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो लिहाजा जी V3 भी इकट्ठे हो गए। अब V1 रह गया, तो देखो -2 -3 -5 V1 बन रहा है, -5 V1 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +5 V1। ठीक है जी, दूसरी जानिब ले जाने की वजह बताता हूँ, क्योंकि 5 V1 है ना, V1 की वैल्यू आपको पता है। देखो इधर आके 5 V1 हो चुका हुआ है, V1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 6 है, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा 3 V2 + 6 V3 इज़ इक्वल टू 30। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीख लेना है हमारी एग्जांपल नंबर 3.1 की वीडियो से। ठीक है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपने इनके वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा होता है साइन के साथ यहाँ पे इसमें लिखना होता है। मैट्रिक्स में -1 है, फिर 1 है, दूसरी इक्वेशन में 3 है, फिर 6 है, फिर इनके वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखना होता है, V2 है, फिर V3 है, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स को भी आप लिखते हो, 6 है, फिर 30 है, फिर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते होते हो। मैं भी इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको बताता हूँ V2 की क्या वैल्यू आ रही है और V3 की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये देखें, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, -0.67 वोल्ट ये मेरे पास वैल्यू है V2 की, और 5.3 वोल्ट ये वैल्यू है हमारे पास है V3 की। -0.67 वोल्ट और इसकी वैल्यू है जी 5.3 वोल्ट। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? हमें V3 की वैल्यू चाहिए थी I1 को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू मैं पुट करने लगा नीचे, देखो I1 इज़ इक्वल टू V3 ओवर 6K था, तो V3 की वैल्यू है 5.3, ये पुट हो गई, बटे में है 6K। इसको सॉल्व करते हैं और I1 की पहले वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाती है 0.88। 88 मीन्स यार 0.88 मिली एम्पेयर। ये मैं भी जानता हूँ कि इशारिये के बाद एक एक वर्ड पढ़ते हैं, आप ये गलती ना बताने बैठ जाइएगा। ठीक है, किलो ऊपर आके मिली बन गया। अब मुझे मेन चीज़ तो V0 मालूम करनी थी, ये तो फार्मूला बनाया था हमने, तो लिहाजा V0 का फार्मूला लगा देंगे। अब V0 इज़ इक्वल टू 4K इंटू I1 का वैल्यू जो कि है 0.88 मिली और किलो आपस में कैंसिल हो चुके होंगे, और 4 को ज़रब दे देंगे हम 0.88 से, तो ये आ जाता है बच्चों आपका आंसर 3.5 वोल्ट। 5.2 वैसे आ रहा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है आपकी बुक में सिर्फ 3.5 तक रखा गया हो। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। खुदा हाफिज़।